वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की करंट अफेयर क्लास में हम 6 चर्चित विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिषद पर चर्चा करेंगे, इसके बाद रोपवे पर, फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 पर, उसके बाद हरित पथ पर, लोक प्रशासन में पुरस्कार और अंत में NIA कोड पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको आज एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो मैसेज यह है कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे इस चैनल पे रेगुलर करंट अफेयर वीडियोस आ रही हैं, तो यह वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। तो आप केवल अकेले ही इसका आनंद ना लें, अपने अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही अब डेली शाम को 5 बजे के आसपास आपको क्वालिटी की वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी जो अलग अलग विषयों से संबंधित होंगी। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, तो ऊपर वाले इस आई बटन पे टैप करके आप अलग अलग नई वीडियोस भी और देख सकते हैं जो पहले बन चुकी हैं जब तक आपने नहीं देखी है। साथ ही आपको कुछ अन्य वीडियोस इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड भी की जाएगी, तो आप वहां से भी अन्य वीडियोस पर जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई सजेशन है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनके जवाब आपको जल्द से जल्द दिए जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को भी अब हम शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले राष्ट्रीय परिषद चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की घोषणा कर दी गई है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद बनाया जाएगा। वास्तव में राष्ट्रीय परिषद क्या होता है? राष्ट्रीय परिषद कभी भी किसी समुदाय से जुड़ा हुआ हो सकता है और यह पूरे देश में यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ऑल ओवर इंडिया में उस एक वर्ग या समुदाय के लिए या समाज के लिए कल्याण के कार्य करता है तथा उस वर्ग के सशक्तिकरण के लिए फैसले लेता है। तो इसी प्रकार से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद बनाई गई है जो इनके सशक्तिकरण के लिए और इनके विकास के लिए कार्य करेगी। यह जो परिषद है, यह परिषद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आएगी। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस पूरे के पूरे परिषद की देखरेख करेगा तथा इससे जुड़े हुए विभिन्न फैसले लेने वाला है। तो इस अधिकार का जो संरक्षण किया गया है, साथ ही साथ एक बात देखने वाली यह भी है कि पिछले साल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारों का संरक्षण करने से जुड़ा हुआ एक अधिनियम पास किया गया था और पिछले साल जो अधिनियम पास किया गया था उसी अधिनियम के तहत इस वर्ष यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद लाई गई है। आगे हम समझते हैं इसकी संरचना किस प्रकार की होगी। इस परिषद के अंदर एक अध्यक्ष होगा और यह अध्यक्ष कौन होगा? यह अध्यक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री होगा। यह केंद्रीय मंत्री होता है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा। वहीं इसका एक उपाध्यक्ष भी होगा। यह उपाध्यक्ष कौन होगा? यह उपाध्यक्ष इस मंत्रालय का राज्य मंत्री होगा। इसके अलावा इस परिषद के अंदर कई पदेन सदस्य भी होंगे। यह पदेन सदस्य विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी होंगे। इसके अलावा इस परिषद के अंदर कई सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। अब तक ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर 4 से 5 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे और यह सदस्य विभिन्न राज्यों से रोटेशन के आधार पर बदलते जाएंगे और एक सदस्य को 3 वर्ष के लिए इस परिषद के अंदर मनोनीत किया जाएगा। तो आने वाले समय में यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े हुए विभिन्न फैसले लेने वाली है। साथ ही साथ कानून भी बनाए गए हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़ी हुई किसी भी बात में उनकी अवमानना की जाती है तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। ये सब जानने से बाद ये भी जरूरी है कि हम यह जानें कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन होते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति हमारे कानून के अनुसार वह लोग होते हैं जिनका जन्म के समय लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से जाकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और साथ ही साथ अब यह भी कर दिया गया है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे उनके साथ भी अन्य व्यक्तियों यानी कि अन्य जो लिंग है हमारे पुरुष और स्त्री उनके समान ही व्यवहार किया जाएगा। और साथ ही इन लोगों को ना तो शिक्षा में, ना ही काम में और ना ही किसी अन्य जगह पर किसी प्रकार का भेदभाव इनके साथ नहीं किया जाएगा। तो यह व्यवस्था अब कर दी गई है। तो इसीलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में इससे सवाल बनने वाले हैं, तो इसीलिए इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो उससे जुड़े हुए जो भी जवाब होंगे मैं आपको दूंगा। अगला टॉपिक है हमारा रोपवे का। रोपवे जैसे कि हम जानते हैं, हमने अब तक अलग अलग जगहों पर देख लिए होंगे। रोपवे का मतलब होता है कि ऐसे रास्ते जो रस्सी के द्वारा बनाए जाते हैं, ये हवा में होते हैं और हवाई हवा में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो अभी चर्चा में क्यों है यह जानना भी जरूरी है। हाल ही में यानी कि 24 अगस्त 2020 को ब्रह्मपुत्र नदी पर
देश का सबसे लंबा रोपवे बनाया गया है और उसको शुरू कर दिया गया है। तो 24 अगस्त 2020 को उस रोपवे को शुरू कर दिया गया। यह रोपवे गुवाहाटी असम के अंदर बनाया गया है। यह रोपवे लगभग 1.82 किलोमीटर लंबा है। साथ ही साथ यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर कामरूप से शुरू होकर के उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के पीछे एक पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि इस रोपवे के शुरू हो जाने के बाद गुवाहाटी यानी कि असम के लोगों को समय में बहुत ज्यादा बचत होने वाली है। अब तक वो जिस प्रकार से इस दूरी को तय करते हैं उसमें लगभग उनको 1 घंटे या इससे अधिक का समय भी लग जाता है, लेकिन अब इस रोपवे की वजह से वह लगभग 15 मिनट में इस पूरी दूरी को तय कर लेंगे। साथ ही साथ इसका जो महत्व बताया जा रहा है, इसका महत्व पर्यटन के विषय में बताया जा रहा है और विभिन्न अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया है कि इस रोपवे में पर्यटन का लाभ भी लोग ले सकते हैं, क्योंकि यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक पीकॉक आइलैंड है उसके ऊपर से गुजरता है। और यह जो पीकॉक आइलैंड है, इस पीकॉक आइलैंड के अंदर एक शिव मंदिर भी बना हुआ है। यह शिव मंदिर मध्यकालीन शिव मंदिर है जिसे 1694 में बनवाया गया था। यह मंदिर राजा गदाधर सिंह के द्वारा बनाया गया था और यह राजा गदाधर सिंह अहोम साम्राज्य के महाराज हुआ करते थे उस समय। वहीं साथ ही साथ पीकॉक जो हमारा द्वीप है, पीकॉक आइलैंड है, इसके बारे में एक खास बात यह भी कही जाती है कि पीकॉक आइलैंड दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ आइलैंड है। तो विभिन्न संभावनाएं हैं यहाँ से प्रश्न बनने की, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। हाल ही में आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 घोषित किए गए। तो ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 आए हैं, इसके अंदर इंदौर ने पहला स्थान हासिल करा है और इंदौर लगातार पिछले 4 वर्षों से इस पद पर बना हुआ है, यानी कि इंदौर पिछले 4 सालों से स्वच्छता सर्वेक्षणों के अंदर पहला स्थान लेता आ रहा है। वहीं इस साल दूसरा स्थान सूरत को दिया गया है जो गुजरात में है। वहीं तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला है जो महाराष्ट्र का एक शहर है। तो यह थे हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले महत्वपूर्ण 3 शहर। वहीं इसके अलावा इसी स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर वाराणसी को भी एक पुरस्कार दिया गया है और वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन से नवाजा गया है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि यह जो सर्वेक्षण है ये आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा घोषित किए जाते हैं। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हरित पथ। तो हरित पथ क्या है? वास्तव में हरित पथ एक एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा भारत इस समय डिजिटल इंडिया के तहत चल रहा है। डिजिटल इंडिया के अंदर नई नई तकनीकी चीजें लाई जा रही हैं। कल वाली क्लास में इंडियन एयरफोर्स के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम हरित पथ एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। यह एप्लीकेशन केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च क्यों किया गया? दरअसल भारत के अंदर विभिन्न राजमार्ग बनते रहे हैं और अभी भी बन रहे हैं, तो अब सरकार ने यह पहल की है कि इन सभी राजमार्गों को हरित राजमार्ग बनाया जाएगा, यानी कि इन राजमार्गों पर विभिन्न पेड़ लगाए जाएंगे। तो इसी के लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है। इस एप्लीकेशन का जो मुख्य काम होगा यह वृक्षारोपण को देखेगा, साथ ही साथ इस पर यह भी जानकारी रहेगी कि जो वृक्ष हैं उनसे जुड़ी पूरी जानकारी रहे, साथ ही उनके विकास वगैरह जुड़ी हुई भी सभी जानकारी इसी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और साथ ही साथ कुछ ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं जो ठेकेदार उन वृक्षारोपण के लिए जिम्मेदार होंगे। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार सीधे सीधे पर्यावरण को बढ़ावा दे रही है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रही है। साथ ही इन एप्लीकेशन के माध्यम से उन सभी वृक्षों पर निगरानी रखी जा सकेगी ताकि उनको किसी प्रकार के नुकसान ना पहुंचाया तथा उनसे जुड़े हुए विभिन्न विकास के कार्य भी समय समय पर किए जाते रहे और उनकी देखभाल होती है। तो यह था हमारा हरित पथ एप्लीकेशन। वहीं अगली बात हम समझते हैं लोक प्रशासन में पुरस्कार की। तो लोक प्रशासन में पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। यह पुरस्कार 31 अक्टूबर यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस को, जिस दिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया की जयंती मनाते हैं, तो उस दिन यह पुरस्कार दिए जाएंगे। यह पुरस्कार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास दिए जाने वाले हैं। साथ ही साथ यह पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि यह पुरस्कार किसको दिए जा रहे हैं? तो यह पुरस्कार हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स को दिए जा रहे हैं जो लोक प्रशासन में बहुत अच्छे अच्छे काम करते आए हैं, तो उन्हें यह पुरस्कार इस साल दिया जा रहा है। वहीं मंत्रालय के द्वारा यह भी बताया गया है कि इस वर्ष इन पुरस्कारों का दायरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ यह भी बात सामने आई है कि इस साल 31 अक्टूबर को यह पुरस्कार उन ब्यूरोक्रेट्स को भी दिए जाने वाले हैं जिन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
तो यह पुरस्कार पहली बात लोक प्रशासन के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को दिए जाएंगे। वहीं साथ ही साथ यह पुरस्कार इस साल उन लोगों को भी दिए जा रहे हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स को भी दिया जा रहा है जिन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अब हम आखिरी बात समझ लेते हैं, जो हमारी आखिरी बात एनआईए कोड से जुड़ी हुई है। तो यह एनआईए कोड कल यानी कि 25 अगस्त 2020 को झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है कि झारखंड के रांची शहर में देश का एनआईए कोड बनाया जाएगा, जिसके अंदर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई शुरू की जाएगी। तो वास्तव में एक ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि केंद्रीय सरकार ने यह फैसला राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा था, जिसकी घोषणा कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दी थी। तो अब देश का एनआईए कोड रांची में बनेगा, जहां पर उग्रवादी मामलों से जुड़े हुए और आतंकवादी मामलों से जुड़े हुए विषयों पर सुनवाई की जाएगी। तो यह थे हमारे आज के 6 टॉपिक, जिन्हें हमने अच्छे समझा। आज की इस क्लास में हमने राष्ट्रीय परिषद, रोपवे, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, हरित पथ, लोक प्रशासन में पुरस्कार और एनआईए कोड को बहुत अच्छे से समझा। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और उसके बावजूद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उनके जवाब आपको दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इसे अन्य लोगों तक शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्य वीडियो देखने के लिए ऊपर आप आई बटन पे टैप कर सकते हैं, आपको इस चैनल की अन्य वीडियोस भी जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई है आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।